आपको सच्चाई जानना है तो आप डायरेक्ट उनके पास चले जाओ। Audio Jungle. आज के जो हमारे गेस्ट है वो है डॉक्टर विक्की पिंजानी, जो कई सालों से मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके एक्सपीरियंस, मेडिकल जर्नी एंड उनके लाइफ लर्निंग लेसन्स के बारे में। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। सर, आप बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, ये लॉन्ग टर्म आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। तो हम जनरली आज उन्हीं कोशिश करेंगे कि हमारे व्यूअर्स को जो मेन प्रॉब्लम रहती है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स रहती है, उन सब के बारे में हम बता पाए। तो सर, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आपकी क्लिनिक में सबसे ज़्यादा किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं, क्या उनकी क्या प्रॉब्लम्स लेके आते वो? बेसिकली हमारे क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट रहते हैं वो रहते हैं सर्दी के, खांसी के, या उसमें वायरल इन्फेक्शन रहते हैं, कुछ पेट की बीमारियाँ रहती है, एसिडिटी रहती है, और कभी कोई चोट लग के आता है, एक्सीडेंट रहते हैं। और आजकल मोस्ट कॉमनली जनरली कुछ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, जैसे शुगर के, बीपी के, या फिर हार्ट अटैक के पेशेंट, यानी चेस्ट पेन के पेशेंट आते हैं। ये सब बीमारियाँ जनरली आती है, लेकिन इनका जो अभी परसेंटेज वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, इनके पीछे क्या रीज़न है, इनके परसेंटेज क्यों बढ़ते जा रहे हैं हमारे इसमें? बेसिकली कैसा है कि हम आज जो अपना लाइफस्टाइल है वो वेस्टर्न की तरफ लेके जा रहे हैं। जी। जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें कैसा रहता है कि लेट नाइट काम करो, लेट नाइट में सबका, और खाने में कैसा है, हम जनरली जंक फूड्स खाते हैं, पिज़्ज़ास रहते हैं, बर्गर्स रहते हैं, इसमें चीज़ की क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा रहती है। ये सब चीज़ें कैसा था, अपने जो बॉडी के कोलेस्ट्रॉल से बढ़ाते हैं। हम वर्क एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, जितना होता है सेडेंटरी हैबिट्स करते हैं। तो इसके कारण ये प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ते जा रहे हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि इंडिया में अभी सबसे बीमारी कौन सी बढ़ रही है? मतलब अभी जो इंडिया का स्टेज है उसमें सबसे ज़्यादा बीमारी क्या आगे बढ़ने वाली इंडिया है? में जो सबसे जो प्रॉब्लम है ना आज, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये दो बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसका ही एक सब्सिक्वेंट रहता है जो कि कॉम्प्लिकेशन में आता है, वो हार्ट अटैक रहता है। ये बीमारियां जनरली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे फिर आपने बताया जो वेस्टर्न स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं। हार्ट अटैक क्या रहता है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन। बेसिकली हार्ट अटैक कब होता है, जब हार्ट की जो नसें रहती है, कोरोनरी आर्टरीज, उसमें ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं, तो हार्ट अटैक हो जाता है, और विच इज अ वेरी सीरियस एंड वेरी डेंजर प्रॉब्लम, जिसमें सडन डेथ हो सकती है। तो इसके लिए हमें कैसा फॉलो अप करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर पाए? बेसिकली कैसा रहता है कि ये जो बीमारियाँ रहती है, इसके सबसे पहले हमें कॉजेज देखना चाहिए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस बीमारी, ये क्यों होती है। तो इसके मेन कॉज है, जैसे अपना सेडेंटरी हैबिट रहता है, हम जगह पे बैठ के काम करते हैं, स्लीप डिस्टर्ब रहती है, स्लीप हम 8 घंटे स्लीप नहीं लेते हैं, खाने में जंक फूड खाते हैं। आजकल हाई लाइफ के कारण लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग रहते हैं, टोबैको खाते हैं। ये सब मिला के एक रिस्क को डेवलप करते हैं। जितने आपके ज़्यादा रिस्क रहेंगे, जो मैंने आज बात की है, ये सब चीज़ें, जितने ज़्यादा फैक्टर आपके रिलेटेड रहेंगे, उतना आपको रिस्क ज़्यादा बढ़ते जाएगा हार्ट अटैक का। ओके। एंड सर, जैसे हार्ट अटैक की बात निकली है, पहले के टाइम में हमारी थिंकिंग जो थी, हमारे बड़ों की थिंकिंग थी कि हार्ट अटैक, डायबिटीज़, बीपी, ये सब हमारे 40, 45, 50 एज के बाद आता। लेकिन आजकल हम ऐसा देख रहे हैं कि यंग एज में ही, एट द एज ऑफ 22, 25 में ही हार्ट अटैक्स आ रहे बहुत लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का मेन कारण है कैसा है कि आज जो मॉडर्नाइजेशन हम जा रहे हैं, जिसमें कैसा है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज से ज़्यादा हम अपने ईज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, कंफर्ट उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। जैसे पहले लोग कैसे रहते थे, खेती रहती थी, बाहर थे, लोग पैदल जाते थे कहीं पे भी। आज हमको यहाँ से हमको सिर्फ 10 मीटर भी जाना है तो हम गाड़ी ले लेते हैं जी। हमको इन्हें कुछ भी काम करना तो पहले गाड़ी चाहिए। तो ये एक मेन फैक्टर है कि हम अपनी लाइफ को सेडेंटरी करते जा रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, और बहुत सारे कैसे अल्कोहल और ये टोबैको जो इनका भी बहुत सा परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। ये सब मिला के, और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आजकल एक्सरसाइज लोगों ने मैक्सिमम बंद कर दिया है। एक्सरसाइज लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, वॉक करते नहीं हैं, इसके लिए प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। ओके सर, डायबिटीज होने के सबसे ज़्यादा रीजंस क्या है, क्यों होती है डायबिटीज? उनका पहला तो है कि एक तो हेरिडिटी रहता है,
Okay. अगर घर में किसी को आपको डायबिटीज़ है तो हमको एक रिस्क ऑलरेडी रहता है, लेकिन वो रिस्क को हम हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ के बाकी जो कारण हैं, जैसे जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें जैसे एक तो ओबेसिटी रहता है, सेकंड रहता है जंक फूड जो डाइट रहता है, सेडेंट्री हैबिट्स रहते हैं, ये सब, और अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, ये सब मिला के डायबिटीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सर जैसे आपने हेरिडिटी की बात की, हम्म। तो क्या बीपी के भी होने के चांसेस है फैमिली? बिल्कुल, ये सब चीज़ें रहती है, लेकिन हम बहुत हद तक उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फैक्टर्स को हम उसको एकदम निकाल नहीं सकते अपने शरीर से। जी। हेरिडिटी को कोई निकाल नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ इन आवर जीन्स में इनबिल्ट आता है। लेकिन अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल लेते हैं, हम रोज 30 मिनट्स वॉक करते हैं, अल्कोहल, टोबैको, ये सब अवॉइड करते हैं, अपना वेट मेंटेन करते हैं, रेगुलर जॉगिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, इससे हम ये चीज़ों से बहुत बच सकते हैं। सर मेडिसिन के अलावा हम ऐसे क्या चेंजेस करें हमारे लाइफस्टाइल में जो एक हमारे बॉडी के लिए एंड हमारी जो भी चीज़ के लिए हम मेडिसिन ले रहे हैं उसे कम कर पाए? बेसिकली कैसा होता है कि कोई भी बीमारी है ना, उसका मेन जो है ना वो स्ट्रेस से रिलेटेड रहता है। यानी कोई भी बीमारी, आज का ज़माना स्ट्रेस का हो गया है, हर छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस रहता है। तो सबसे पहले तो एक 8 आवर स्लीप लेना बहुत कंपलसरी है। स्लीप के साथ में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। थर्ड है, एक रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट्स एक्सरसाइज, वॉक रेगुलर कंपलसरी है, और दैट टू ऐसा रुक रुक के स्लोली नहीं, थोड़ा स्पीड वॉक रहे तो बेटर। और साथ में हमें ये जो बाकी हैबिट्स है, जैसे अल्कोहल, टोबैको, सेडेंट्री हैबिट्स, जंक फूड, इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे हम इस बीमारी से बहुत हद तक बच सकते हैं। ओके सर, जैसे एक्सरसाइज का आपने जिक्र किया, अभी बहुत सारे लोगों के पास एक ही रीज़न रहता है कि हम डेली लाइफ टू, हम बिजनेस है, हमारे बिजनेसेस है, हम एक्सरसाइज टाइम ही नहीं दे पा रहे। तो उनके लिए आपका एक क्या मैसेज होना कि आप कैसे एक्सरसाइज अपना टाइम निकालो, क्योंकि एट द एंड एक्सरसाइज करोगे तो ही हमारी हेल्थ सही रहेंगी। आजकल कैसा है, कंपटीशन का ज़माना है। जी। लोग देखते कि उसके पास क्या है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। लोग वर्क के प्रति बहुत ही वो जाते हैं, तो उसमें कैसा है, वो अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं लोग। हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। ऐसा रहता कि लोग वेल्थ को तो देख ही रहे हैं, लेकिन हेल्थ को देखना बंद कर दिया है, क्योंकि आज उनको तकलीफ नहीं है। लोगों को जब तकलीफ आएंगी तो वो पूरी जो वेल्थ उन्होंने जमा किया वो उसको खर्चा करने के लिए रेडी हो जाते हैं वो सब, वो टाइम पे। जी। लेकिन जब एक्चुअल हमको हेल्दी रहना है, उसके लिए अगर हम जो वेल्थ कमा रहे हैं उसमें हमने थोड़ा कम भी कमाया, हमने थोड़ा अपने शरीर के लिए देना चाहिए। कम से कम आप 1 घंटा तो दीजिए, आप 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, जिससे आपका जो प्रोडक्शन रहेगा आगे का। जैसे आप वर्किंग करोगे, समझो 70 ईयर्स तक या 60 ईयर्स तक आप वर्किंग करो, लेकिन आप हेल्दी स्टाइल तक के रहोगे तो आप 80 ईयर्स तक के वर्किंग करोगे। बिल्कुल, उसके लिए अपने शरीर के लिए आपको 1 घंटा देना ही चाहिए। सर ऐसी कौन सी टेस्ट है जो हमें यंग एज में, जैसे मेरी एज अभी 22 है, तो हमें 22 से ही स्टार्ट करनी चाहिए कि वो टेस्ट हम निकाले, हम रिपोर्ट्स निकाले जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी हो? जनरली कैसा रहता है कि जो रिस्क फैक्टर पे रहते हैं, जैसे हमको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हम रिस्क फैक्टर पे है क्या। जैसे रिस्क फैक्टर जैसे हमारे मदर फादर को यंग एज में कभी अटैक आया है, या उनको डायबिटीज, बीपी है, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हमें एक रेगुलर में बीपी या शुगर ये चेक कर लेना चाहिए। और मैं तो उससे भी पहले कहूँगा कि आप ये चीज़ें न चेक करके आप अपने शरीर को थोड़ा समय दीजिए, जिससे कैसे प्रिवेंट हो, यानी ये बीमारी हमें आ ही ना। और ये टेस्ट करने के लिए बेसिकली हम कैसे, आजकल बहुत सारे बॉडी प्रोफाइल बने हुए हैं, जैसे उसमें कैसा है कि लीवर फंक्शंस, किडनी फंक्शंस रहते हैं, या कार्डियक मार्कर्स रहते हैं, विटामिन डी रहता है, विटामिन B12 रहता है, ये सब टेस्ट तो रहते ही है। लेकिन इसके साथ में हमें वॉक करना चाहिए, और साथ में एक अगर हमें हार्ट का जैसे ज़्यादा रहता है तो हम एक TMT तक के टेस्ट कर सकते हैं। TMT जैसे दौड़ाते हैं, उसमें हार्ट का वर्कलोड बढ़ता है। अगर ब्लॉकेजेस है तो उतना ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है हमको, तो उसमें चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। जी सर, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, इसका हमारी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट होता है अगर हमको यंग एज में ही स्ट्रेस आ रहे? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको यंग एज में इतना स्ट्रेस आ जाता, पढ़ाई ओवरलोड का, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते, फिर ओवर थिंकिंग करते वो, देन सुसाइड वगैरह तो हमने सुना ही है।
तो इनका हमारी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? स्ट्रेस का तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, यानी एक्चुअली हमारा बॉडी जो वर्क करता है ना वो माइंड से करता है। और माइंड हम देख सकते, जैसे एमआरआई में हम माइंड देखते, ब्रेन देख सकते, नहीं उनके जो केमिकल कंपनी वो हम देख नहीं सकते, जो थॉट प्रोसेस है वो हम नहीं देख सकते। वो थॉट प्रोसेस से कैसा रहता है कि स्ट्रेस से, कैसा स्ट्रेस लेवल से अगर आपका बढ़ रहा है तो माइंड वैसी चीज़ें शरीर में डेवलप करना चालू कर देता है, और स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां होती है। इसके लिए हमें रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए, दोस्तों को समय देना चाहिए, थोड़ी हेल्दी लाइफ रहना चाहिए। हर टाइम पे ऐसा हमको वर्क नहीं रहना चाहिए, साथ में हमें हमारे शरीर के लिए, हमें हमारे खुद के लिए कुछ समय देना चाहिए। आपको जो हॉबीज़ है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आप थोड़ा अपना समय दीजिए। वर्क तो चलता रहता है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वर्क कैसा रहता है कि हमको सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, खाना और सोना, ये हर इंसान को चाहिए। और ये हर किसी को, ऐसा कोई नहीं है कि जो इतना चीज़ नहीं ला सकता है। वो पहले के ज़माने में रहता था कि वे रोटी कपड़ा और मकान रहता था, आज नहीं है वो चीज़ें। आज लग्जरी लाइफ बोलते हैं लोग, लग्जरी हमको चाहिए। तो कैसा है कि वो लग्जरी आपको चाहिए बरोबर है, लेकिन उससे पहले वो लग्जरी लेने के लिए आपकी हेल्थ तो रहना चाहिए। आपकी हेल्थ ही नहीं रहेंगी तो वो लग्जरी आप क्या करेंगे? सर स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है हमारे कि वो बोल रहे कि हम 7 बजे उठते, 8 बजे स्कूल जाते, 2 बजे आते, 3 बजे क्लासेस जाते कोचिंग, देन सेल्फ स्टडी, देन वरी दूसरी ट्यूशन रहती है। तो हम पढ़ाई के लोड में इतने हो जाते हैं और हम किसी से बात शेयर भी नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट वो उनके पेरेंट्स से भी बात नहीं शेयर कर पा रहे कि उनके ऊपर क्या बीत रही। एंड जो आपने एक्टिविटीज़ बोली कि फ्रेंड्स के साथ थोड़ा, या फिर कोई जॉगिंग वॉकिंग, या जो हॉबीज है क्रिकेट बास्केटबॉल, उनके लिए आपका एक छोटा सा क्या मैसेज हो? मैं ये बोलूँगा कि कैसा है कि बच्चों को इतना स्ट्रेस मत दो। बच्चे कैसा है, बच्चे छोटे बच्चे, उनकी अभी लाइफ डेवलप होनी है। आज आप अपनी जो उम्मीदें है आपको, यानी बच्चों से जो उम्मीदें है, पेरेंट्स को बहुत उम्मीदें रहती है बच्चों से कि हमारे बच्चे ने टॉप ही करना चाहिए, हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। कैसा है, अच्छा इंसान तो बनना चाहिए, उसको स्टडीज़ भी करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन कैसा है कि वो स्टडीज़ आप इतनी करवा रहे हो, उससे इतनी करवा रहे हो कि वो अपनी लाइफ ही भूल जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, पेरेंट्स से उनको एक कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवाना चाहिए, कुछ 1-8 घंटा उसको फ्रेंड्स के साथ खेलने देना चाहिए। स्टडीज़ कैसे आप कितना भी करो वो कम है। आप कितनी स्टडी करवा दे, आखिर वो स्ट्रेस में आ जाएगा बच्चा। मेरे हिसाब से स्टडीज़ का भी एक टाइम देना चाहिए, साथ में अपने को अपने हेल्थ के लिए भी देना चाहिए। जी सर, आजकल जैसे हम कोई भी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर बाहर कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख रहे, जो सप्लीमेंट्स एंड जो विटामिन्स की गोली आ रही, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेना ज़रूरी है, या फिर सिर्फ ये इनका एक मार्केटिंग का तरीका है अपनी सेल्स ग्रो करने का? मेरे हिसाब से कैसा है कि जब हम हेल्दी रहते हैं, हमारे बॉडीज़ के हमने टेस्ट करवाए जिसमें हमारे बॉडीज़ के एवरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब ओके है, तो हमें सप्लीमेंट्स की जनरली ज़रूरत नहीं रहती है। यानी हम जो खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसमें हमें सप्लीमेंट मिलते ही रहते हैं, हर चीज़ के सप्लीमेंट मिल जाते हैं। लेकिन कैसा है कि कभी कभी कैसा रहता है कि कुछ सप्लीमेंट्स हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं कोई बीमारी की वजह से, या कोई चीज़ हम जैसे कोई रहते हैं जो वेजिटेरियन रहते हैं, वो कभी कभी यानी नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उनके इसमें कभी B12 कम हो जाता है, तो वो आप एक मिल्क से ले सकते हो। इनके उसके बाद में कोई मिल्क नहीं लेता है, उसको अगर कम हो जा रहा है वो न्यूट्रिएंट्स, तो फिर हम वो ले सकते हैं, लेकिन वो एक बार चेक करके फिर लेना चाहिए। अदरवाइज जो ये ऐसे लोग बोलते हैं ये टॉनिक है, ये सब मार्केटिंग का तरीका है पाकिस्तान। ओके। एंड सर, आपके हिसाब से सबसे बड़ा जो इम्प्लीमेंट है, जो विटामिन है, वो फ्रूट्स है एंड मिल्क है? फ्रूट, मिल्क, एक्सरसाइज रहना चाहिए, और जो हेल्दी डाइट रहता है, जंक फूड अवॉइड होना चाहिए। जंक फूड ज़्यादा बिल्कुल अवॉइड होना चाहिए। सर, डाइट के बारे में सबसे बड़ा जो अभी चल रहा है कि डाइट में ये ऐड करो, डाइट में वो ऐड करो, आप किसी न्यूट्रिशन के पास जा रहे, वो आपको डाइट अपनी बॉडी के हिसाब से बना के दे रहा है। सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है यहाँ पे वो है कि डाइट कौन सा प्रॉपर लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, एंड डाइट लेना हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? कैसा है, हमारी जो बॉडी है ना वो वर्क करती है, उसको एनर्जी चाहिए, तो हमको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, प्रोटीन से हमारे शरीर का बिल्डअप होता है, जो मसल से तो प्रोटीन से बनते हैं,
ठीक है ना, और थोड़े फैट्स भी चाहिए, ठीक है ना, और प्लस कुछ एलिमेंट्स रहते हैं और कुछ विटामिन भी रहते हैं, तो ये सब हमें चाहिए। तो इनकेस जो कैसे हमें, जैसे अभी कोई ओबेस बहुत रहता है तो वो ऑटोमेटिकली कुछ रिस्क रहते हैं उसको बीमारियों के, तो वो टाइम पे हमें डाइट मेंटेन करना चाहिए। बाकी अदरवाइज ऐसे आप जो हम सादा सब्जी रोटी दाल ये खाते हैं, इनमें हमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, प्लस आपको एक फ्रूट कोई तो भी दिन में ऐड कर लेना चाहिए अपने फूड में। फूड में कोई भी एक फ्रूट तो भी ऐड करना चाहिए ब्रेकफास्ट या हाँ बिल्कुल। उससे फ्रूट से ऐसे बहुत सारे हमारे जो बड़े हैं वो बोलते हैं कि रात में फ्रूट अवॉइड करो जितना हो सके, या मतलब ये बस फैले हुई बातें हैं कि सही में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप फ्रूट्स कभी भी ले सकते हो। फ्रूट्स हमारे ऑक्सीडेशन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, वो हमारे एनर्जी लेवल के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। फ्रूट्स लेना चाहिए, उसका कोई समय नहीं रहता है ऐसा, लेकिन जितना हो सके आप नाइट का जो मील है वो थोड़ा जल्दी खा ले तो बेटर रहता है शरीर के लिए। जल्दी 7 और 8 हाँ 7 और 8 o'clock लिए तो वो बेटर है। ओके सर, बीपी होने का जो मेन रीजन है वो क्या है, एंड कौन से एज में ये अभी आज के टाइम में कौन से एज में ज़्यादा पाया जा रही है? देखिए पहले तो बीपी ये जनरली 40 अबव एज में रहता था, 40-45 के जी, अबव में। बिल्कुल। नहीं, आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ यंग बच्चों में भी बीपी आता है, क्योंकि इसका मेन कारण रहता है स्ट्रेस। ओके हाँ, स्ट्रेस, लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं जिससे उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ रहता है। तो उसका मेन कारण है, एक तो हेरिडिटी रहता है, दूसरा लाइफस्टाइल रहता है, उसमें एक अल्कोहल कंजम्पशन या हम टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जी। ये सब चीज़ें और स्ट्रेस, ये सब मिला के बीपी बनता है ऐसे। सर, आपके हिसाब से अभी यंग एज में जो कंजप्शंस, जो भी प्रकार के कंजप्शंस है, ये ज़्यादा हो रहे हैं कि कैसे? ये कैसा है, ये जैसा लोगों को कैसा है, जो लाइफ है ना आज की लोगों की लग्जरियस लाइफ के, इसमें लोग इसको लग्जरी समझ रहे हैं कि भी अल्कोहल पीना एक लग्जरी है, लोग स्मोकिंग करते हैं, हुक्का पार्लर जाते हैं, ये सब लग्जरी समझ। तो मेरे ख्याल से यार जितना ये चीज़ें अवॉइड करेंगे आप जितना, उतना बेटर है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेंगी, आपको यंग एज में कोई भी बीमारियाँ नहीं आएंगी। ओके सर, अभी एक सवाल ऐसा था कि डायबिटीज़ जो है वो यंग एज में 2-3 लोगों को हुई भी है, मेरी कलीग्स है वो, और उन्होंने बोला कि ना मेरे फैमिली में से किसी को थी, ना ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड मदर को थी, मेरे को अचानक पता नहीं कैसे हो गई। मैं रिपोर्ट निकालने गया, उन्होंने बोला डायबिटीज़ है, डॉक्टर्स ने गोली लिख के दिए, एंड इंश्योरेंस भी ले रहे वो इंजेक्शंस भी ले रहे। तो इसके पीछे का यंग एज में मेरे जितनी है 23-24 के, उनके पीछे डायबिटीज़ एक्चुअली 2 टाइप की रहती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ रहता है, एक टाइप 2, और एक थर्ड रही जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो रहती है जो प्रेगनेंसी में होती है जनरली, उसको जेस्टेशन बोलते हैं। और जो बाकी टाइप 1 और टाइप 2 दो डायबिटीज़ है। टाइप 1 ऐसा रहता है जिसमें इंसुलिन की कमी होती है, बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है, जो बीटा सेल्स रहते हैं पेनक्रियास के वो इंसुलिन नहीं बनाते, इंसुलिन नहीं बनता है तो उसमें कहता है कि जिस चीज़ की कमी है वो हमें देना पड़ता है, यानी वो पेशेंट इंसुलिन के बगैर डायबिटिक कंट्रोल नहीं होगा। और सेकेंड रहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें कैसा रहता है कि इंसुलिन तो रहता है लेकिन बॉडी उसका यूज़ नहीं कर पा रही है, बॉडी उस इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पा रही है, और जो मैक्सिमम केसेस के लोग रहते हैं और वो जनरली 40 अबव डेवलप होती है वो डायबिटीज़। तो सर जैसे डायबिटीज़ में टाइप बताई आपने, बीपी में भी टाइप्स हैं? बीपी में भी 2 टाइप्स रहते हैं एक्चुअली, एक बोलते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो जनरली हेरिडिटरी है, जिसका कोई कारण नहीं रहता है, जिसके कारण हम रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको बताया पहले, जैसे ओबेसिटी रहता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंटरी हैबिट्स, ये सब यानी ये प्राइमरी में रहता है, जिसका स्पेशली एक कोई कॉज नहीं है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी कोई कारण है, जैसे किडनी में आपकी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस रही, भाई रीनल आर्टरी कम छोटी हो गई, उसके कारण बीपी बढ़ गया। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका सेकेंडरी इफेक्ट बीपी बढ़ जाता है, तो वो सेकेंडरी हाइपर, उसमें हमें जो कॉज रहता है जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, उसको खोल दो आप, बीपी आपका कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, वो बहुत कम रहता है आजकल, जनरली प्राइमरी हाइपरटेंशन के मैक्सिमम पेशेंट्स रहते हैं। सर जो बीपी एंड ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ ऐसा फूड है, या फिर जैसे डायबिटीज़ वालों को बोलते हैं कि राइस अवॉइड करो, और बीपी वालों को कुछ ऐसा फूड है? बिल्कुल, कैसा है जो बीपी वाले रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो आप लो सॉल्ट इनटेक फूड लीजिए,
क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, अपने बॉडी में पानी खींचता है, और जितना पानी अपने बॉडी में ज़्यादा बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना बीपी बढ़ेगा, और बीपी कॉम्प्लिकेशन में आप ज़्यादा आएंगे। और बाकी जो शुगर रहती है, शुगर डायबिटीज़ में हमको डायबिटिक डाइट लेना चाहिए, है ना। उसमें कैसा रहता है कि हमें एक तो शुगर नहीं खाना चाहिए। लोगों में मिथ रहता है कि शुगर नहीं तो गुड़ तो भी चलता है, ऐसा नहीं रहता है। शुगर गुड़ एक ही चीज़ से बनता है और वन एंड द सेम थिंग है। सेकंड, केला नहीं खाना चाहिए, ये जो अवॉइडेबल फूड है, खानी नहीं चाहिए। एक तो शुगर केन से बने शुगर, वो नहीं, केला नहीं खाना चाहिए, उसमें चीकू नहीं खाना चाहिए, ग्रेप्स नहीं खाना चाहिए, मैंगो नहीं खाना चाहिए, सीताफल नहीं खाना चाहिए। ये जो है ना, ये थोड़े हाई ग्लूकोज डाइट रहते हैं, तो ये अवॉइड किया तो बेटर। एंड सर राइस, राइस कैसा है, ये एक मीडियम फूड में आते हैं। मीडियम फूड में कैसा रहता है कि कैसा, डायबिटिक में आप 3 टाइप के फूड खाओ। एक रहता है कि जैसे फर्स्ट है कि अपने को पेट भरना है, तो पेट भरने के लिए आप सब्जी, रोटी, मूंग, मोठ, बाजरा, ये जो रहता है वो खाना चाहिए, ये पेट भरना हो गया। सेकंड फूड आता है कि अपनी इच्छा होती कभी अपन ने खा लेना थोड़ा, तो उसमें आप अवॉइड, यानी एकदम टोटल अवॉइड मत करो, लेकिन आप थोड़ा खा सकते हो। जैसे एक आधी आपने राइस थोड़ा खा लिया, कभी आपने थोड़ा आलू खा लिया एक आधी बार, हाँ, यानी उसको आप हैवी एज अ पेट भरने के लिए मत लो कभी भी। आज ये खाया तो आज आलू खा लिया तो राइस नहीं खाऊंगा, आज मैंने संतरा खा लिया तो आज मैं आलू राइस नहीं खाऊंगा। तो यानी ये जैसे संतरा, मौसम्बी, जो बाकी फ्रूट्स है, पपाया वपाया, ये सब कैसे है कि ये मीडियम में आते हैं, यानी ये चीज़ें हमको एक आधी खा लिया एक दिन तो ठीक है, और जो अवॉइड करना है वो फूड्स मैंने आपको बता दिए, यानी ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ऐसा। सर अभी मेरे पापा ही घर का एग्जांपल है, वो बोलते हैं कि चाय में शक्कर नहीं रहना तो मजा नहीं आता, तो उन्होंने वो छोटी डब्बी लाई है, एक शुगर फ्री करके कुछ आता है वो, बिल्कुल, तो वो शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है कि वो एज एन शुगर ही काउंट किया जाएगा? नहीं, ऐसा शुगर नहीं है, उसमें कैलोरी इंटेक बहुत कम रहता है, लेकिन कैसा है कि मेरे हिसाब से उसकी एक हैबिट ही पढ़ लेना चाहिए कि वो कैसा, हम टेस्ट के लिए तो ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप टेस्ट को अवॉइड नहीं कर पा रहे तो आप लो, लेकिन जितना हो सके आप वो अपनी दिनचर्या में ला लो, जिससे कैसा है कि आपको ये चीज़ें जरूरत ही ना पड़े ये चीज़ों की। अच्छा सर, जैसे कि हर डॉक्टर की कोशिश रहती है कि वो अपने पेशेंट को जितना हो सके बेस्ट ट्रीटमेंट दे, जितना हो सके उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहे, लेकिन जो आखिर उनकी बॉडी कैसे प्रिवेंट करती, केस कैसा है उसके ऊपर। तो सर आपके साथ ही कुछ रिसेंटली एक्टिविटीज जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगे थे, तो वो केस कैसा था? आपने अपना 100% दिया, ये सबको पता है, डॉक्टर्स हमेशा अपना 100% देते, लेकिन उसके ऊपर कैसा है, कोई भी चीज़ आपके ऊपर लगती है ना, उसकी एक एक्सपर्ट कमेटी रहती है जो डिसाइड करते हैं। आप लोग यानी कोई भी लेमैन आदमी जिसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, वो उस चीज़ में कोई भी बोलना है नहीं, वो सबसे खराब चीज़ है। इसमें कैसा था, लोग एक दूसरे को बताते, दूसरा तीसरे को बताते, तीसरा, ऐसे करके फैलते जाता है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, लेकिन एक्चुअली सच्चाई क्या है वो किसी लोगों को मालूम ही नहीं रहती है। तो सच्चाई जानना चाहिए, आपको सच्चाई जानना है तो आप डायरेक्ट उनके पास चले जाओ। जी बिल्कुल। आप क्यों एक दूसरे से पूछते, एक दूसरे को बोल बोल के ऐसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? नहीं तो लॉ तो है अपने पास, अपने यहाँ का लॉ बहुत अच्छा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, हम कहीं पे भी यानी आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं कहीं पे भी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जो फैला रहे हो कोई चीज़ को भाई बगैर किसी बात के, तो ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ओके। एंड सर जो अभी गर्मियों का टाइम आ रहा है, लोग बहुत जिनको धूप लग जाती, मतलब जो धूप लग जाती, एंड इन सब चीज़ों, गर्मियों में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए हमको? गर्मियों में सबसे पहले तो अपने आप को हाइड्रेट रखो, पानी चाहिए, एक पानी की बोतल अपने पास रखो सबसे पहले। तो क्योंकि कैसा है कि सिर्फ हम यूरिन से नहीं तो हमारी बॉडी भी पानी निकालते रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने की आदत रहती है। अगर बाहर हॉट है तो बॉडी क्या करती है, पसीना निकालती है और अपने बॉडी को कूल रखती है। तो एक तो सबसे पहले वो, दूसरा जूसेस फ्रूट्स ज़्यादा लो, वो बेटर रहता है। और जितना हो सके कि जब हाई टेम्परेचर है ना, तो आप थोड़ा घर से बाहर निकलने का अवॉइड करो और इनसाइड रहो, ऑफिस के अंदर रहो या बाहर रहो, तो वो बेटर है। एंड सर जैसे अभी हम बैठे हैं इनसाइड कैबिन बैठे हैं, एसी चालू है, मैंने 2-3 लोगों को ऐसे सुना है कि अगर आपको बाहर जाना है तो 15 से 20 मिनट पहले आप एसी बंद कीजिए
नॉर्मल टेम्परेचर होने चाहिए, उसके बाद ही आप डायरेक्ट धूप में जाइए। अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिपोर्ट्स निकालनी पड़ेंगी, एडमिट होने पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ रहता नहीं। बेसिकली कैसा रहता है कि हमारे हर हर इंसान, नॉट इवन हम, यहाँ तक कि जानवर भी, कोई भी रहना, एक एडेप्टेशन, एक हर लिविंग बीइंग का एक नेचर रहता है। जी। कैसा है, आप एकदम एकदम बहुत प्रेशर से आप एकदम रिलैक्स में जाओगे तो वो एडेप्टेशन में तकलीफ जाती है। ओके। जैसे आप एकदम चिल्ड एटमॉस्फेयर में बैठे हो, एकदम बाहर, एकदम यहाँ पे आपका 22 है और बाहर आपका 40 है, 40 आप ऐसे जाओगे तो आपकी बॉडी कितनी अडेप्ट करेंगे वो बोल नहीं सकते। तो कैसे आपको चक्कर आ सकते, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो कैसा है कि एडेप्टेशन कभी भी स्लोली होता है। जैसे आप 20 में हो, 22 में हो, तो आप थोड़ा ऐसा टेम्परेचर में थोड़ी देर रुक जाइए जैसे टेम्परेचर में आप अडेप्ट हो जाए, और फिर आप बाहर निकल सकते हैं। या इससे कैसा है कि जो अननेसेसरी कॉन्सिक्वेंस होने के चांसेस रहते हैं, वैसे चांसेस तो 1% ही रहते हैं, वो 1% भी ना हो हाँ। तो आप ऐसा कर सकते हो। हमारी सेफ्टी के लिए। हाँ, आप कर सकते हो ऐसा। सर, लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपने लाइफ में कुछ ऐसे हैबिट अप्लाई करें जिससे उनकी लाइफ को कभी एज एन मतलब जैसे बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो ऐसे क्या टिप्स देंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मतलब हमें बीमारी आने ही नहीं देना है कोई भी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक फिक्स करना चाहिए कि हमें एक रेगुलर वॉक चाहिए। मिनिमम 30 to 1 आवर का एक रेगुलर वॉक लो आप। जंक फूड को अवॉइड करो जितना हो सके। नींद अच्छी लो, नींद लोगे तो सब अच्छा हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। और बाकी अपनी लाइफ में दोस्तों को लाओ, बढ़िया अपनी जो फीलिंग्स है वो दूसरों से शेयर करो। ऐसा नहीं कि सब स्ट्रेस अंदर बैठ गए सब लेके, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपको जिस चीज़ की हॉबी है आप उसको कुछ समय दो। मेरे हिसाब से ऐसे रहेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बीमारियों का कोई सामना करना पड़ सकता है। ओके, पहले खुद का ध्यान दे, बाद में फिर हाँ, दूसरी एक्टिविटीज करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये था एपिसोड 2 ऑफ पॉडकास्ट विद आयुष। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झूलेलाल।